जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज हम सेट नंबर 15 का जो है वो सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी नवीन सरकार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ईस्टर का जो त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ईस्टर का जो त्यौहार है वो रविवार के दिन मनाया जाता है, जो कि ईसा मसीह के मतलब उनकी जब मृत्यु हुई थी उसके उपलक्ष्य में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया था उसके उपलक्ष्य में जो है वो गुड फ्राइडे मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस जो है वो ईसा मसीह के जन्मदिन पर, ये जन्मदिन पर क्रिसमस और ईस्टर मृत्यु पर और गुड फ्राइडे जिस दिन उनको लटकाया गया था। पेंतोकोस्ट यानी कि पवित्र आत्मा का आगमन पेंतोकोस्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है कौन सी? सैकुटी जाई लोक संगीत ये है कहाँ का? मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का। गोंड की बात कर लेते हैं। गोंड मांडो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नागालैंड की बात कर लेते हैं तो नेवलियो, हैकिलियो और हेरेलियो, ये जो लियो रूट वर्ड है ये कहाँ का है? ये लियो रूट वर्ड जो है वो नागालैंड का है। खूब केसई की बात कर लेते हैं, ये मणिपुर में मनाया जाता है। बानामुन की बात कर लेते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पाखंडा की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान में। नियोगा की बात करते हैं, ये अरुणाचल में। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में, सुआ पंडवानी। ठीक है, और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के थे। बाउल मैंने बताया था कि बाउल का मतलब होता है उबालना, और कहाँ पर उबालोगे जाकर? तो बंगला में उबालो जाके, यानी कि पश्चिम बंगाल। रागिनी कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा में बस ये याद रखो कि रागिनी नाम की कोई लड़की नहीं मिलेगी, हरियाणा के नाम अलग होते हैं थोड़े से। ठीक है, आला की बात करते हैं तो ये अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है लोक संगीत के रूप में आला को जानते हैं। ठीक है, ये लोक संगीत है। पंडवानी, बाउल, रागनी। ठीक है, लोक संगीत। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो है वो है विंसेंट आर्थर स्मिथ। वैसे तो विंसेंट स्मिथ के नाम से ही पूछा जाता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहली व्यवस्थित इतिहास जो है वो यही थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पहला व्यवस्थित इतिहास जो है इसी में लिखा गया था। और ये पब्लिश कब हुई थी? तो 1904 में ये पब्लिश होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, अगल बगल की जो डेटें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी है? तो ये कर्जन की है। ठीक है, किसकी? कर्जन की। और इंडियन मुस्लिमन ये किसकी है? तो ये हंटर की है। हार्ट ऑफ इंडिया ये किसकी है? मार्क तुली की है। ये एसएससी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और रेलवे भी इनको कभी कभी नहीं मतलब पूछती है, एक पुस्तक तो पूछी जाती है। माई अर्ली लाइफ ये किसकी है? ये विंस्टन चर्चिल की है। ठीक है, अभी आरआरबी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें द वाइट टाइगर पूछी गई थी, तो किसकी है? अरविंद अड़गा की वो पुस्तक है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और मरणोपरांत भारत रत्न मिला है किसको? तो राजीव गांधी को जो है ये मिला है। क्या? भारत मरणोपरांत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मरणोपरांत। और कौन है? ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कुल पीएम कितने हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कुल 9 ऐसे पीएम हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पीवी नरसिंह राव को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में मिलता है। पहले राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। कब? 1962 में। प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो जाकिर हुसैन जो है वो प्रथम मुस्लिम थे जिन्हें भारत रत्न मिला है। कब? 1963 में। विश्व विरासत स्थल कौन सा? बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। कौन सा? बसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये कहाँ का विश्व विरासत स्थल है? तो ये बसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये है गोवा का। कहाँ का है? गोवा का। ठीक है,
1986 में कर्नाटक के हम्पी, मध्य प्रदेश के खजुराहो जो कि चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था, और यूपी का फतेहपुर सीकरी, इनको यूनेस्को साइट में 1986 में जो है वो शामिल किया गया था। और बसिलिका ऑफ बॉम जीसस को भी 1986 में, जो कि गोवा का है, इसको भी यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। 7 चर्च में से एक यूनेस्को में है, कौन सी? कैथेड्रल चर्च जो है ये यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। फ्रांसीसी ऑफ जीसस असीसी, सेंट कैथरीन, आगस्तीन, केंजेटिन और आवर लेडी, ये सभी जो हैं वो यूनेस्को साइट में शामिल हैं, ठीक है। ये 7 हैं, जिनमें से कैथेड्रल चर्च जो है वो यूनेस्को में शामिल है। कितनी चर्च हैं? तो 7 चर्च हैं। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका फुल फॉर्म है। किसका? ISS का, जो कि 1998 में पहली बार बनता है। 5 देशों ने इसको मिलकर बनाया था। किसको? ISS को, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ठीक है, जिसको स्पेस एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस एजेंसी बोलते हैं, जहाँ पे ये बनी हुई होती है, ठीक है। पहला मतलब बात कर लेते हैं कि USA की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो नासा है। रसिया की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस है। जापान की जाक्सा है। कनाडा की कनाडा स्पेस एजेंसी है। यूरोप की ESA है, ठीक है, यानी कि यूरोप स्पेस एजेंसी इसको बोलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इन पांचों एजेंसी के द्वारा मिलकर ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। और वैसे जापान, रसिया, USA, कनाडा और यूरोप के द्वारा, और इनकी खुद की जो पर्सनल स्पेस एजेंसी है वो ये है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है? तो INS गोदावरी जो है ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है, ठीक है। इसको 1928 में मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस इसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? INS गोदावरी के द्वारा। पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पनडुब्बी है अरिहंत। कौन सी है? अरिहंत। और ये कब आती है? 2009 में ये आती है। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो विमान वाहक पोत जो है वो INS विक्रांत है, और इसको 1961 में शामिल किया गया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर होगा? ये दिल्ली में होगा। कहाँ पर? दिल्ली में। और दूरसंचार यानी कि ट्राई, और ट्राई किस एक्ट के तहत बना है? तो ये 1997 एक्ट के तहत बना है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है। दूरदर्शन की बात कर लेते हैं। तो दूरदर्शन जो है 1959 में शुरू होता है, और ऑल इंडिया रेडियो जो है ये 1936 में शुरू होता है। आज़ादी से पहले जो है ऑल इंडिया रेडियो को शुरू किया गया था। कब? 1936 में। और दूरदर्शन जो है वो 1959 में स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम बदलकर, किसका? ऑल इंडिया रेडियो, जो कि 1936 में इसकी स्थापना होती है, इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? तो 1957 में कर दिया गया। प्रसार भारती कब आती है? तो प्रसार भारती जो है ये 1997 में आती है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो रतन टाटा के साथ में बाल गंगाधर तिलक ने एक दुकान खोली थी, उसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हुई तो इनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है। स्वदेशी आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता से शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन क्या? बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता से शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और कलकत्ता के टाउन हॉल से, कहाँ से? टाउन हॉल से। इसकी घोषणा कब होती है? तो 20 जुलाई 1905 को होती है। अभी बताया हमने बंगाल विभाजन 1905 में होता है। स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त 1905 को लागू होता है, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को इसको ख़त्म कर दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक एक अखबार की शुरुआत की थी, जो कि मराठी लैंग्वेज में थी, और इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, ठीक है। और मराठा अखबार जो कि अंग्रेजी में था, इसकी शुरुआत भी 1881 में होती है, ठीक है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
एक केसरी आता है जो मराठी में थी और मराठा जो है वो अंग्रेजी में थी, दोनों ही अखबार थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 1920 में जो है वो हो जाती है, किनकी, बाल गंगाधर तिलक की। बुक की बात करते हैं तो आर्किटेक्ट होम इन वेदास की, आर्किटेक्ट होम इन वेदास, ये इनकी पुस्तक थी, किनकी, बाल गंगाधर तिलक की। एक बार इनकी मृत्यु जो है वो कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है तो वैलेंटाइन सिरोल को जो है वो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसको, वैलेंटाइन, यानी कि वैलेंटाइन वाले दिन जो है सभी भारतीय अशांत हो जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। देखो 2 पर्सन थे, एक थे आगा खां और दूसरे थे सलीम उल्लाह खां। इन दोनों के द्वारा जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में होती है, जिसके पहले अध्यक्ष आगा खां बनते हैं। और इसमें जिन्ना जो है, जिन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी, तो इसमें शामिल कब होते हैं, 1913 में इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। पहला अधिवेशन कब होता है, तो 1907 में कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। पाकिस्तान की मांग 1940 में मोहम्मद जिन्ना के द्वारा की जाती है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस शहर में होती है, तो ढाका में होती है, ठीक है। और कौन से 2 पर्सन के द्वारा हुई थी, तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा हुई थी। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 2016 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है, कहाँ पर, मद्रास में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तिलक जी का होम रूल जो है वो 1916 में होता है, कहाँ पर, बेलगाम कर्नाटक में स्थापित होता है, कब, 1916 में। भारत कब आती, जो एनी बेसेंट है वो भारत कब आई थी, तो ये 1893 में भारत में आई थी। कौन, एनी बेसेंट, ठीक है, जिन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलकर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है, तो 1914 से 1948 तक चलती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 तक चलती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। समाचार पत्र की बात कर लेते हैं तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए थे। कौन से, एक था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और 1925 में आईएनसी की पहली अध्यक्ष, भारतीय नहीं, सिर्फ पहली अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन बनती हैं, एनी बेसेंट बनती हैं, कब, आईएनसी की 1925 में, ठीक है। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक क्रांतिकारी कौन थे, तो इससे यही समझ में आता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। इन्होंने ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था, कब, 1923। गठन का मसौदा यानी कि उस उनकी चीज़ों का जो है पूरा ब्यौरा लिखना, उसमें बोलते हैं मसौदा तैयार करना, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में मसौदा तैयार होता है, कब, 1923 में, ठीक है। बोल दें HRA गठन का मसौदा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे, तो विधानसभा के उस समय अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो केंद्रीय विधानसभा में, किसमें, केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, वे किसका विरोध कर रहे थे, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का ये प्रयोग कर रहे थे। और इन्होंने बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं तो 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आती है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट कब पेश की जाती है, तो मई 1930 में इसकी रिपोर्ट पेश जो है वो की जाती है। जब इंदिरा गांधी देश की PM थी तो उस समय भारत
में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, कब? 1975 में 25 जून 1975 को ये शुरू होती है और 21 मार्च 1977 को इसको ख़त्म कर दिया जाता है आंतरिक आपातकाल को। ठीक है, रक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं तो उस समय चौधरी बंसीलाल थे। बंसी वाले जो हैं आपातकाल के समय में रक्षा कर रहे थे। गृह मंत्री की बात करते हैं तो ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्मा जी जो है वो हमारे गृह मंत्री बने हुए थे। और 1975 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 5 ईयर प्लान चल रही थी, जिसको आज नीति आयोग के रूप में जानते हैं। तो 1974 से 1978 तक यानी कि सिर्फ 4 साल तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया जाता है। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूरे राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो देखो, राज्यों का जो है वो पुनर्गठन या फिर गठन की बात आ जाए तो 56वें संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया था। गोवा को विधानसभा युक्त और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश किसके अकॉर्डिंग? 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन होता है। अधिनियम आया तो कहाँ से अधिनियम आता है? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मेघालय, मणिपुरी और त्रिपुरा 1972 में बनते हैं। ठीक है, 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1963 में, जिसमें नागालैंड बनता है। और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसमें सिक्किम बनता है। कब? 1975 में। ये 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 3 को याद रखेंगे कि दमन और दीव जो है वो केंद्र शासित कब बना। ठीक है, तो 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है दमन और दीव केंद्र शासित रूप में प्रयोग हुआ। सिक्किम वाला बहुत ज़्यादा पूछा है, सिक्किम और नागालैंड। तो 13वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागालैंड बनता है और 36वें के तहत जो है वो सिक्किम बना था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, इसमें दिल्ली को राजधानी के क्षेत्र में दर्जा दिया गया था। ठीक है, और दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया कब? 1 फरवरी 1992 को इसको लागू किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि 8वीं सूची में संशोधित हैं? तो देखो, सबसे पहले होता है 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। फिर होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। शॉर्ट ट्रिक सुनी होगी आपने, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। फिर होता है, इन दोनों को मिला दो, 21 और 71 को हो गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में, यानी कि भाषाएं जो हैं वो कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, मूल संविधान की बात कर लेते हैं तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और बाद में इसको 8 भाषाएं जो है वो जोड़ दी जाती हैं। कौन सी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि 8 भाषाएं जोड़ दी गई। तो वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हो गई? 14 और 8, 22 भाषाएं जो हैं वो वर्तमान समय में हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में। आपसे ये पूछा जाता है। शास्त्रीय भाषाएं की बात कर लेते हैं तो कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें सबसे पुरानी जो है वो है तमिल, जो कि 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको सबसे पहले प्राप्त हुआ था। उसके बाद में संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो है उड़िया। ठीक है, केरल की है मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु ये वहीं उसी साउथ की हैं। ठीक है, संस्कृत और तमिल है तमिलनाडु की। पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया।
प्राकृतिक भाषा जैन से संबंधित है और पाली भाषा जो है वो बौद्ध से संबंधित है। बंगाली, असमिया असम में बोली जाती है, मराठी, ये सब इन सभी को जो दर्जा है वो 2024 में प्राप्त हुआ था। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। जोजिला की बात कर लेते हैं तो लद्दाख का है। लिपुलेख की बात कर लेते हैं और नीति पास की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो उपजाऊ के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है, ठीक है, और कपास के लिए भी मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में सर्वाधिक मिलती है। और नमी को सबसे ज़्यादा जो धारण करती है वो कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। किसके? टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जानते हैं कि रेणुका झील जो है, जो कि सबसे छोटा रामसर स्थल है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। कौन सी? रेणुका झील। और रामसर स्थल में पहली चिल्का लेक जो है वो कौन सी है? पहली जो है वो चिल्का लेक है, ठीक है। झील बात अलग है और लेक बात अलग है। ये चिल्का लेक कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। इसको 1981 में रामसर स्थल में जोड़ा गया था। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है रेणुका झील, ठीक है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। बेम्बानंद झील की बात कर लेते हैं तो ये सबसे लंबी झील है। कितनी लंबी है? 96.5 किलोमीटर है। रामसर पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? तो जयश्री वेंकटसन को ये रामसर अवार्ड जो है वो मिला है। किस उत्तरी राज्य में गोइचाला पास स्थित है? तो गोइचाला पास कहाँ पर स्थित है? ये है सिक्किम में। सिक्किम के अन्य पास की बात कर लेते हैं तो नाथुला दर्रा, पास दर्रा को ही बोलते हैं। डोंगखला, जेलेपला, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये सिक्किम के हैं। पांगसो की बात कर लेते हैं तो ये असम का है। माना और नीति अभी ऊपर बता के आई, ये उत्तराखंड के हैं। बड़वालाचा की बात कर लेते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश का है। खारदुंगला की बात कर लेते हैं तो ये लद्दाख का है। बोमडिला, यंगयाप और दीफू ये कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। तुजू दर्रे की बात कर लेते हैं, ये मणिपुर का है। बनिहाल की बात कर लेते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1905 में होती है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष और सीईओ एक ही पर्सन है। कौन? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार है। और रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो वो है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। रेलवे का शुभंकर क्या है? तो भोलू हाथी जो है इसका शुभंकर है। भारत में रेलवे का जनक किसको कहते हैं? तो डलहौजी को कहते हैं। पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे जो है 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इम्पॉर्टेंट है, 1853 में 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे। जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को। शुभंकर क्या है? भोलू हाथी है। अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। स्थापना 1905 में होती है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में ये किया जाता है। समिति सिफारिश किसकी सिफारिश पर? तो सी नरसिंह समिति की सिफारिश पर होती है। आरआरबी को नियमित कौन करता है? तो आरआरबी को नियमित करने का काम आरबीआई का है। और आरआरबी की निगरानी कौन रखता है? तो नाबार्ड जो है आरआरबी की निगरानी रखता है। पहला आरआरबी प्रथमा बैंक कहाँ पर था? तो ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, जिसमें 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, 15% स्टेट की थी और 35% पावर्ड बैंक की थी। जो बैंक जो है वो पावर्ड इसको कर रही थी, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इनहेंस्ड ड्यू
डिगी लेंस इसका पूर्ण रूप है, किसका? EDD का। सिविल की बात कर लेते हैं तो क्रेडिट इनटू ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्या है? क्रेडिट इनटू ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ECS की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस इसका फुल फॉर्म है, किसका? ECS का। OMO की बात कर लेते हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। EMI की बात कर लेते हैं तो इक्यूलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म है। IQ की बात कर लेते हैं तो इंटेलिजेंस क्वांटीज, कौन सा? क्वांटिटी क्विंटेंट इसका फुल फॉर्म है कि तुम्हारा IQ कितने लेवल का होता है, तो इसका होता है इंटेलिजेंस क्वाटिएंट, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL हमने एक बताया था, एक था UPI और एक है URL। UPI का फुल फॉर्म था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जबकि URL का फुल फॉर्म क्या बताया था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।